सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और सब कोई कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, गुड्डू कुमार और सैम संजय। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे टुडे नाउ। और आज हमारा टॉपिक है, सबको पता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक तो सेशन हम लोग क्विज का किए थे इसमें, हालांकि आप सभी ने अच्छा किया था और सभी का एक बेसिक स्ट्रेंथ मुझे अच्छा लगा जो मैं क्वेश्चंस दिया था। अब जो भी सीरीज में लाऊंगा नेक्स्ट, उसमें क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल हाई रहेगा, ये ध्यान देना। सो प्रिया साहब भी जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून प्रिया। और आप लोग बैक क्लास में जो टेस्ट हुआ था बिल्कुल आप लोग अच्छा किए हो। ईशा गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं। सो सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने बोला भी था आप लोग से कि पढ़ के आना, स्पेशली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक and we say a eukaryotic। एक्चुअली क्या होता है कि इनके डिफरेंस से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरेट होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंशिएट है। डिफरेंस एग्जाम्स का एंगल ले लेता है, क्वेश्चंस का एंगल ले लेता है। सो आप लोग को दोनों जानना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और मैं आपको एज अ होमवर्क दिया भी था। टेक टीम वीडियो रुक गई है। मोहम्मद असलम भी जुड़ चुके हैं। तो यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक में, यदि मैं साइज को लेकर के बात करता हूं, यदि मान लो आपके पेपर में साइज, आकार को लेकर के क्वेश्चन आता है कि किस शेप के, किस साइज के प्रोकैरियोटिक में आते हैं और उनका सेल का साइज क्या होता है यूकैरियोटिक, यदि सेल का साइज पूछता है तो यदि मैं बात करूं साइज को लेकर के, तो सबको पता है कि अक्सर जो सेल है, सेल को हम जिसमें मेजर करते हैं वो मिली माइक्रोन होती है नॉर्मली, या जो संख्या होती है भाई कितने सेल्स होते हैं, मिली माइक्रोन। ध्यान देना, 0.1 मिली माइक्रोन क्या होती है, तो सेल की जो है साइज होती है। ठीक है, तो यदि मैं यहां करूं साइज को लेकर के, तो 1 से लेकर के 5, विच से अबाउट 1 to 5, या विच से अबाउट 10 भी जा सकते हैं हम लोग, है ना। मिली माइक्रोन नियर अबाउट इसकी जो है साइज होती है। जबकि मैं इसका बात करूं तो इसका जो है 5 टू, है ना, 5 to 100 मिली माइक्रोन साइज होती है। किसका भाई, यूकैरियोटिक का। यदि मैं साइज को लेकर के, और हमेशा याद रखना सेल को हम जिसमें मेजर करते हैं, मनीषा और शैम, वो किस में करते हैं, मिली माइक्रोन में ही मेजर करते हैं। तो सेल को जिसमें हम मेजर करते हैं वो हमारा मिली माइक्रोन है। सो टेक टीम वीडियो जो है रुक रुक जा रही है। तो जिसमें मेजर करते हो मिली माइक्रोन है, 1 to 10 है। इसमें क्या होता है, यदि मैं बात करूं न्यूक्लियस को लेकर के, आपको पता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है इज एब्सेंट। जो केंद्रक होता है, ध्यान देना, केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है भाई, इसमें एब्सेंट होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, वो हमारा प्रोकैरियोटिक का है। न्यूक्लियस इसमें जो है वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, तो वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। यानी मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, जो सेल का डायरेक्टर होता है, इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक जो है पाया जाता है। तो
देखो न्यूक्लियस को लेकर के भी हमने क्या किया भाई, डिफरेंशिएट किया दोनों को लेकर के, ठीक है। बिल्कुल ये डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड बात करूं कि प्रोकैरियोटिक में ध्यान देना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। और इसमें क्या होते हैं भाई, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल के पार्ट होते हैं सेल ऑर्गेनल, ध्यान देना ईशा, ये सेल के दो टाइप्स हैं, सेल के दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। सेल को हमने दो भागों में बांटा है ईशा, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो है यूकैरियोटिक होते हैं। सेल इज टू टाइप्स वी से अबाउट, दैट इज द पार्ट ऑफ सेल। क्लियर ईशा? फर्स्ट वी से प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वी से यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके क्या क्या भाई फीचर्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो अगेन वी रिपीटेड नाउ, द सेल इज ऑफ टू टाइप्स। सेल जो है, कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरा जो है यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज होती है वो इतने होती है मिली माइक्रोन, दैट इज द साइज ऑफ सेल, हम इसी में मेजर करते हैं, तो 1 से 10 तक हो सकती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल की साइज होती है वो 5 to 100 मिली माइक्रोन जा सकती है। दूसरी बात मैं यदि यहां पे बात करना चाहूं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको पता है, मैंने आपको कराया था माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने करवाया था आप लोग को, मैंने आप लोग को प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, मैंने आपको लाइसोसोम्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि इनके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, किसी में सिंगल होती है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो सेल के पार्ट हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एनी सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिनको कवर की होती है झिल्ली, वो झिल्ली क्या होती है भाई, और नहीं पाए जाते हैं। मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं इनमें जिनमें जो आउटर लेयर है, जो मेम्ब्रेन बाउंड वाले सेल ऑर्गेनल है, वो क्या होते हैं भाई, इसमें एब्सेंट होते हैं। जबकि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट है, लाइक वी से माइटोकॉन्ड्रिया, वी से गोल्जी बॉडी, वी से प्लास्टिड्स। तो इसमें जो है सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिड हो गया, मैंने आपको बताया था, जिसको लवक बोलते हैं, लवक हो गया हमारा। जैसे हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, या हमारा हो गया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे हमारे किसके पार्ट में आएंगे भाई, यूकैरियोटिक सेल में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक या वी से यूकैरियोटिक, तो वी से अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और किस में एब्सेंट होते हैं भाई, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ध्यान देना। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल है आप ऐसे समझ लो, जितने भी सेल के पार्ट हैं, तो सेल ऑर्गेनल बोले तो कोशिकांग, मुस्कान, ठीक है ईशा, सैम, संजय, गुड्डू और मोहम्मद असलम, जो हमारे बच्चे वॉच कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। जो भी सेल के ऑर्गेनल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड्स, लाइक राइबोसोम्स, लाइक लाइसोसोम्स, जो भी हमारे सेल के ऑर्गेनल है, सेल के पार्ट हैं, जितने मैंने एग्जांपल्स वहां पे दिए हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा, ये सेल के दो पार्ट हैं और इनके डिफरेंस से क्वेश्चन आता है कि किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम सेल का डायरेक्टर बोलते हैं, सेल का कंट्रोलर बोलते हैं, वहां पे मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाया था, उसमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। सो एम आई क्लियर अबाउट द प्रोसेस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? यहां तक किसी को डाउट है, क्लियर हुआ या नहीं? यहां पे क्लियर हुआ या नहीं पॉइंट ये, स्पेशली प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को लेकर के?
और आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिसेलर होते हैं, जिनकी बॉडी वन सेल की बनी है, जिसमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, वो किस में आएंगे भाई? तो वो आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। लाइक वी से अबाउट अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, आपके अमीबा बैक्टीरिया जिनकी बॉडी वन सेल की है, ठीक है, तो यूनिसेलर भी आते हैं, स्पेशल सेल ऑर्गेनेल में नहीं पाया जाता है। और ध्यान देना, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म पूछता है प्रोकैरियोटिक लेवल से। ये ऑलरेडी मेरे से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन जनरेट किया गया था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, नहीं प्रिया सा, वो 100 तक चले जाएंगे, 100 तक चले जाएंगे प्रिया सा। जो यूकैरियोटिक होंगे वो 5 to 10 नहीं होगा। बिल्कुल, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जनरेट हुआ था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, देखो प्रो मींस पहले, तो इन्हीं को हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रिमिटिव सेल। ये आद्य कोशिका होती है, प्राचीन कोशिका होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव सेल कहलाती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरेट होते हैं, टर्म को लेकर के, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। और मैं एक बहुत ही पॉपुलर टर्म दिया, मैंने क्या बताया कि प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव सेल। ये आदि कोशिका होती है, प्राचीन कोशिका होती है, ध्यान देना, आदि कोशिका बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव सेल। तो अदर नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव सेल। देखो प्रो मींस पहले, बिल्कुल ईशा वन सेल होगा। और इनको हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। और यदि इनमें जो सेल होगा, तो जो सेल का डायरेक्टर होता है, ईशा आप जानती हो, जो सेल का कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, वो न्यूक्लियस है, जो सेल के सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सेल के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में ध्यान देना, जो सेल के इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और साथ में जो कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, न्यूक्लियस, वो पाया जाता है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स वगैरह, जबकि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूं, ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। जंतु कोशिका, ये हमारी जंतु कोशिका है, और ये क्या है भाई? हमारी तो पादप कोशिका है। इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या विभिन्नता है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी इनमें भी डिफरेंस हम लोग पढ़ लें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एनिमल सेल होते हैं ये जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल इन साइज। ये आकार में जनरली क्या होते हैं भाई? तो छोटे होते हैं। सो वी से अबाउट एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। ये साइज में, आकार में छोटे होते हैं, कंपैरिजन टू किसके भाई? तो प्लांट सेल के। देखो दोनों में अंतर आ गया ना। क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसा सेल है जो स्मॉल होता है और लार्ज होता है, प्लांट या वी से एनिमल सेल? तो वी से अबाउट कि एनिमल सेल आर स्मॉलर इन साइज, बट वी से अबाउट द प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की तुलना में ये क्या होते हैं भाई? लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के तुलना में यदि हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जो प्लांट सेल होते हैं वो साइज में क्या होते हैं भाई? लार्ज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सैम संजय, आपने अच्छा बताया। एनिमल सेल में लाइसोसोम्स पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ये मैं टर्म आपको बताया था। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जिनमें पाया जाता है। हालांकि जो मैंने आपको बताया था कि एक पी मार्टिल ने सबसे पहले न्यूरोस्पोरा नाम के फंगी में वो लाइसोसोम्स को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। बट आप बताओगे कि एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं,
जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है सैम, तो एक तो पॉइंट हमने किसको लेकर दिखाया भाई, साइज को लेकर के दिखाया। यहां पे यदि मैं बात करूं तो एनिमल सेल में ध्यान देना और प्लांट सेल में, इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है। जबकि इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें सेल वॉल क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो होता है। बट इसमें क्या होता है, सेल वॉल के साथ साथ इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ध्यान देना। तो ये भी दो पॉइंट याद रखना। इसमें सेल वॉल क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। सेल वॉल आउटर होता है और उसके जो इनर वाला होता है वो क्या होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लांट सेल में दोनों होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बात करेंगे हम तो सिर्फ व सिर्फ क्या होते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। व्हाइल वी से अबाउट सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके इनर वाली होती है। बट सेल मेम्ब्रेन भी होता है प्लांट में, ध्यान देना। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ क्या होता है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। सेकेंड, यदि क्वेश्चंस यहां से बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एक और जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैक्यूल्स होते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका। इसमें जो वैक्यूल्स होती है, ध्यान देना, एनिमल सेल में वो साइज में छोटी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तिका होती है एनिमल सेल में, वो साइज में क्या होती है, छोटी होती है। साइज में क्या होती है भाई, स्मॉल होती है वैक्यूल की। और वो टेम्पररी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका पोजीशन बिल्कुल अस्थाई होगा, अस्थाई टेम्पररी होती है। बट यदि मैं प्लांट सेल की बात करूं तो वैक्यूल जो है ना लार्ज शेप की होती हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तिकाएं होती है, वो साइज में क्या होती है भाई, बड़ी होती है। और परमानेंट उनका पोजीशन होता है, वो टेम्पररी नहीं होती, वो परमानेंट होती है, ध्यान देना। तो ये मेन डिफरेंस है वैक्यूल्स को लेकर के प्लांट और एनिमल सेल में। क्वेश्चन आता है कि इन विच सेल द वैक्यूल्स आर टेम्पररी एंड स्मॉलर इन साइज। किस सेल में जो वैक्यूल है वो स्मॉल शेप में होती है, और भाई मैंने क्या कहा, स्मॉलर इन साइज होती है, और साथ में टेम्पररी होती है। तो वो हमारी एनिमल सेल है। जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स परमानेंट होती है, और वैक्यूल्स की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, और उनका जो शेप होता है वो लार्ज होता है। ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल। और बिल्कुल सैम संजय आपने सही बताया, क्योंकि एनिमल सेल अपना फूड नहीं बनाता है। क्या रीजन है भाई, क्योंकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स जो है, वो प्लास्टिड्स क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स नहीं पाए जाने की वजह से क्लोरोफिल नहीं होगा, एंड देन कांट बी एबल टू मेक देयर ओन फूड, और ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और ये क्या होते हैं भाई, स्वपोषी नेचर के होते हैं। दे कैन आल्सो मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन क्या करते हैं भाई, खुद बनाते हैं। ध्यान देना, ईशा, वैक्यूल्स के कई सारे फंक्शंस हैं प्लांट इनसाइड, ठीक है। वैक्यूल्स के कई सारे फंक्शन है प्लांट इनसाइड, और वैक्यूल्स के कई सारे फंक्शन हैं अमीबा के भी अंदर। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया भी है, मैंने आपको बताया भी था कि वैक्यूल्स वाले जो पोर्शन मैंने करवाया था कि जैसे अमीबा है, तो अमीबा में जो है
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। मतलब डेवलप वैक्यूल नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, बिल्कुल संकुचित वैक्यूल होता है। और ये मैं आपको बताया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनसाइड द एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो संकुचित वैक्यूल होती है, उसका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा? सो दे कैन हेल्प टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन रोल होता है। ये क्वेश्चंस कई बार जनरेट भी किया गया है कि द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दैट्स प्रेजेंट इनसाइड द अमीबा वी से अबाउट दे कैन हेल्प टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी क्या करता है भाई? हेल्प करता है। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो जनरली वैसे एनिमल्स में होती है जिनकी बॉडी वन सेल की है, लाइक अमीबा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट याद रखना। संकुचित रिक्तिका बोलेंगे इसको हिंदी में, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। हाँ, नहीं सैम संजय, ध्यान देना, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अंतर सिर्फ हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। बट यहाँ पे सैम संजय दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सो ये कुछ डिफरेंस थे प्लांट और एनिमल सेल के, और कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। तो फंक्शन क्लियर हो गया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के क्या रोल हैं? ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है ये अमीबा इनसाइड जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है। ओके, सो फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और आई होप ये हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे टिश्यू को लेकर के, उत्तक के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, नेक्स्ट हमारा सेल वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू, है ना, उत्तक के बारे में। सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। टिश्यू के बारे में मैं बेसिक से हाई लेकर जाऊंगा। सो ईशा, आप यहाँ से ये सेशन ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि आपने सेल का पूरा सेशन नहीं लिया था, दैट्स वाई थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हुई होगी, बट आप यहाँ से सेशन ले लो, ठीक है। टिश्यू क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल भी मैं बताते चलूंगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रिया, मुस्कान, ईशा, जो भी हमारे बच्चे वॉच कर रहे हैं, सैम, मोहम्मद असलम, गुड्डू कुमार। सो हम बात करते हैं टिश्यू का। सबको पता है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। ऑल ऑफ यू नो दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो आपको पता है कि जब सेल मिलते हैं, यानी जब कोशिका मिलती है, तो क्या बनते हैं भाई? तो टिश्यू बनते हैं, उत्तक बनते हैं। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। जब टिश्यू सिस्टम बनता है तो क्या बनेगा भाई? ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा। और ऑर्गन बनते हैं, कई सारे ऑर्गन बनेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, है ना, अंग तंत्र बनाएंगे। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो एक क्या बनता है भाई? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स बनते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होती है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनने का। तभी तो सेल को हम क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रक्चर और साथ में फंक्शनल यूनिट ऑफ बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल वी से अबाउट टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं भाई? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। जब सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम बनेगा तो क्या बनेगा? हमारा ऑर्गन। देन क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। देन क्या बनेगी भाई?
बॉडी एज लाइक हमारे जैसे, है ना, है ना, मनुष्य या अदर एनिमल्स क्या होते हैं भाई, फॉर्म होते हैं। तो ये कभी कभी पता है इनका सीक्वेंस एग्जाम्स में पूछता है, शेल, टिश्यू, देन टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, देन वी से अबाउट इंडिविजुअल्स या से अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना, ठीक है, एग्जाम्स में जनरेट होते हैं सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। द नेम ऑफ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू। तो साइंस की वो कौन ऐसी शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। वी से अबाउट स्टडी ऑफ टिश्यू। एनीबडी से अबाउट स्टडी ऑफ टिश्यू? स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन या टिश्यूज, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनीबडी से? द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम टिश्यू के स्टडी करते हैं, टिश्यूज के बारे में अध्ययन करते हैं। और कई तरह के हम लोग टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, तो कॉम्प्लेक्स बट आप इंटरेस्टिंग टॉपिक है यदि आप इंटरेस्ट लेते हो तो। एनीबडी से अबाउट द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज, इज कॉल्ड, वी से, तो वो हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा भाई? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ टिश्यू। यहां पे मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो जो हिस्टोस है इसका मतलब हो गया टिश्यू, और लॉजी मीन्स जानते ही हो आप लोग, स्टडी। तो टिश्यू का जो स्टडी है वही क्या कहलाएगा, हमारा हिस्टोलॉजी कहलाएगा। तो मे बी सेम बता रहे हिस्टोलॉजी, तो बिल्कुल हिस्टोलॉजी ही है, स्टडी ऑफ टिश्यू। ग्रीक वर्ड हमारा है हिस्टोस, और ग्रीक वर्ड जो हिस्टोस है उसका मीनिंग क्या होता है, टिश्यू। और लॉजी तो आप लोग जानते हो, लॉजी वी से अबाउट स्टडी। सो वी से अबाउट ज़ेवियर, ध्यान देना, ज़ेवियर बिचेट इज नोन एज अ फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो फादर ऑफ जो हिस्टोलॉजी है, जो उत्तक के जनक हैं, ध्यान देना, वो कौन है भाई? तो ज़ेवियर बाइचेट इज नोन एज अ फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के जो फादर है वो ज़ेवियर है। दैट्स कैन आल्सो बी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, ध्यान देना। क्योंकि ये जो टिश्यू टर्म है ना, ये जो टिश्यू शब्द है ना, सबसे पहले कॉइन किसने किया था? बिचैट ने ही किया था, ज़ेवियर बिचैट ने ही किया था। ये जो टिश्यू टर्म है, ये जो टिश्यू शब्द है ना, द टर्म वाज गिवन बाय ज़ेवियर बिचैट। द टिश्यू टर्म, वी से अबाउट द टर्म tissue was given by Xavier Bichat, so that's why he also known as a father of histology. So again we say about the study of tissues, we say about histology, and father of histology we say Xavier Bichat. Why we say? Because we say about the tissue term was given by Xavier Bichat. इन्होंने ही दिया था, और बहुत बड़े ये पैथोलॉजिस्ट थे। ज़ेवियर जो बिचैट थे वो बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट थे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि क्वेश्चन ये पूछ दे कि हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, तो इसके जो फाउंडर की बात करें ना, तो आप जाइएगा मार्सिलो मालपिघी। ये जो है फाउंडर जाने जाते हैं किसके भाई? तो हिस्टोलॉजी के। सो यदि फाउंडर की बात करेगा तो आप किस पे जाओगे? मार्सिलो मालपिघी पे जाओगे, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी है।
और ध्यान देना सैम संजय मेयर जो है ना, ये मेयर ने हिस्टोलॉजी टर्म दिया था। देखो अंतर समझ लो सैम, ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है ना, ये मेयर ने दिया था। जो हिस्टोलॉजी टर्म है जिसके अंतर्गत हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ये जो देने वाले थे वो मेयर थे। लेकिन यदि आपसे टिश्यू की बात करेगा ना कि ये टिश्यू टर्म किसने दिया था, तो टिश्यू टर्म देने वाले थे जेवियर विचैट। एम आई क्लियर अबाउट सैम? ध्यान देना, देखो दोनों में अंतर समझो। ये जो टिश्यू टर्म है, यदि टिश्यू टर्म की बात करेगा तो आप जाओगे जेवियर विचैट पे। बट यदि आपसे हिस्टोलॉजी का ये जो टर्म है किसने दिया था, तो आप बताओगे मेयर पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हिस्टोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाय मेयर। मेयर ने नॉर्मली हिस्टोलॉजी टर्म दिया था, जबकि टिश्यू टर्म देने वाले कौन थे? जेवियर विचैट थे। दोनों में अंतर समझ लेना। फादर किसको बोलते हैं? जेवियर विचैट को, जबकि फाउंडर किसको बोलते हैं? मार्सिले मैलपीकी को बोलते हैं। ये क्लियर हुआ सैम? देन आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि ये सर क्लियर हो गया। इस पॉइंट पे जो आपने बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेयर जो है ये हिस्टोलॉजी टर्म दिए थे, जबकि टिश्यू टर्म किसने दिया था? जेवियर विचैट ने दिया था। तो दोनों में अंतर आप समझ लेना, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू के बारे में। पहले अभी हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो हमने नॉर्मली डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम टिश्यू के बारे में ब्रॉडली स्टडी करना शुरू कर देंगे। ये तो क्लियर हो चुका है कि जो टिश्यू टर्म है वो किसने दिया था? तो मैंने क्या कहा? जेवियर विचैट ने दिया था। स्टडी जिसके अंदर करते हैं वो हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी किसने दिया था? तो हिस्टोलॉजी टर्म देने वाले थे भाई मेयर ने। फादर भी हम जेवियर विचैट को ही बोलते हैं और फाउंडर बोलते हैं मार्सिले मालपीकी को। तो ये पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ये कुछ टिश्यू के बारे में एज अ हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स थे जो आपको जानना जरूरी होता है। हर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं इवेंट्स वगैरह भी। किसने खोया था, किसको फादर बोलते हैं, किसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, किसने ये टर्म दिया है, ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में जनरेट होते हैं। सो ये जानना हमारे लिए जरूरी था। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हम लोग प्लांट टिश्यू, ध्यान देना हमारा है पादप उत्तक, और सेकंड हमारा है एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक। तो अब हम लोग जो है बिल्कुल ईशा मेयर ने ही दिया था हिस्टोलॉजी टर्म और टिश्यू टर्म। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया ईशा आपको, जो मैं कहने वाला था वो बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। सो हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करेंगे जो जानना जरूरी है, तभी हम आगे टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे तो और वे में हमें और क्लियर समझ में आएगा। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। तो जो प्लांट टिश्यू में देख लेना कि जो डेड टिश्यू होते हैं प्लांट में, ध्यान दें, जो डेड टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू समझ रहे हैं ना, मरे हुए जो ऊतक होते हैं, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू इसमें अबंडेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं। जो प्लांट टिश्यू में जो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सपोर्टिव जो टिश्यू होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं भाई? ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चंस आ सकता है कि किसमें ज्यादा टिश्यू होते हैं, डेड और so we say about कि in plants dead supportive
tissues are more abundant comparison to लिविंग टिश्यू या कंपेरिजन टू लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू के अलावा यदि बात करेंगे तो होते ही होते हैं, बट यहां पे डेड टिश्यू की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ये पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। देखो प्लांट सेल में मैंने क्या कहा कि डेड सपोर्टिव टिश्यू, भले वो डेड है लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट का काम करते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा होती है कंपेरिजन टू लिविंग टिश्यू के अलावा। मतलब जो लिविंग टिश्यू होते हैं प्लांट में वो कम होते हैं, डेड टिश्यू की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और एनिमल इसका क्या हो जाएगा भाई, तो एनिमल सेल में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एनिमल सेल्स में जो लिविंग टिश्यू होते हैं वो अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, जबकि जो डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल में वो कम होते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कि किसमें डेड सपोर्टिव टिश्यू है, जो मृत ऊतक होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जीवित ऊतक कम होते हैं। किसमें जीवित ऊतक ज्यादा होते हैं, मृत ऊतक कम होते हैं। ये पॉइंट आपको जानना था और आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि प्लांट टिश्यू में डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं जबकि लिविंग टिश्यू कम होते हैं। एनिमल सेल में इसका उल्टा होगा, डेड टिश्यू कम होंगे, लिविंग टिश्यू ज्यादा होंगे। ये फैक्ट क्लियर हुआ या नहीं? एम आई क्लियर अबाउट दैट पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है तो यस लिख के भेज दो। तो ये जो डेड और लिविंग टिश्यू की मैंने बात किया वो बिल्कुल सही क्लियर हो गया है सबको, आई होप की। अब बात करते हैं सेकंड हमारा डिफरेंस क्या है भाई। यदि मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं, यदि मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। मतलब इनके मेंटेनेंस को लेकर के जो इनके मेंटेनेंस को, और मुस्कान कुमार बोल रही है सर एक बार बता दो। ओके मुस्कान, आई एम जस्ट एक्सप्लेन नाउ। मैंने कहा ये मुस्कान की जो प्लांट टिश्यू होती है ना, प्लांट टिश्यू में डेड टिश्यू जो है, मृत जो ऊतक होते हैं, मरे हुए जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू लिविंग टिश्यू। जीवित ऊतक के तुलना में डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं, जबकि एनिमल सेल में उल्टा होता है। एनिमल सेल में डेड टिश्यू कम होते हैं, लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। माने मरे हुए जो ऊतक होते हैं इनमें कम होते हैं, जीवित ऊतक जो लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं। यही डिफरेंस मैंने बताया मुस्कान, अभी सिर्फ एक मैंने बताया। दूसरा जो कंडीशन है, दे लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इनको अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। किसको? प्लांट टिश्यू को। दे लेस मेंटेनेंस एनर्जी, इनको अपने आप को जो मेंटेनेंस करने की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, जबकि एनिमल सेल में दे हैव अ हाई, या वी से अबाउट दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। इनमें मेंटेनेंस जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए भाई? हाई होती है। तो दे रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एनर्जी, while we say they require high amount of more amount of मेंटेनेंस एनर्जी। इसमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें एनर्जी की क्या होती है भाई? ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यदि मैं ओवरऑल ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूं तो अगेन वी से अबाउट दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एनर्जी एंड दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एनर्जी। इसमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि लिविंग है वी नो अबाउट, और इसमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कई इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं। डेड टिश्यूज क्या होते हैं भाई? ज्यादा। तो आपको पता है कि जो डेड टिश्यू है उनको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो उस टिश्यू को होना चाहिए जो लिविंग हो, और लिविंग सबसे ज्यादा किसमें होगी भाई? एनिमल में होगी। ऐसे भी माइंड में कब कर लो, तो किसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? एनिमल सेल में होगी कंपेरिजन टू प्लांट में।
कि प्लांट में डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं दे हैव नो रिक्वायर्ड टू एनर्जी, उन्हें मेंटेनेंस एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एनिमल सेल में लिविंग टिश्यू होते हैं तो लिविंग टिश्यू को तो एनर्जी चाहिए चाहिए ना। तो एनर्जी की भी बात करेंगे तो इसमें कम होगी, उसमें क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। अब यदि मैं बात करूं प्लांट टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट टिश्यू का वो सिंपल होता है। जो प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान देना, वो क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपल होता है। जबकि एनिमल सेल के टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। यानी वी से अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, वो इसमें सिंपल होता है, सरल होता है। जबकि एनिमल सेल में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपोजिशन होती है, जो उनका संगठन होता है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान देना, एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्स होता है, एनिमल सेल में। क्यों भाई, क्योंकि इसमें अलग अलग स्पेशल ऑर्गन होते हैं, अलग अलग स्पेशल और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं लिविंग टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में। सो दैट्स वाई इसमें जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऊतक का संगठन होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होता है। जबकि इसमें जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है। तो ये भी एक अंतर हो गया हमारा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक्स के इनसाइड नहीं गए हैं स्टोरी को लेकर के। अभी सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है। तो ये भी क्लियर हो गया कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, वो सिंपल होता है। जबकि एनिमल सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है टिश्यू की, वो कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम लोग सिंपल वाइज जो है पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे, और हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। जो पादप ऊतक होते हैं उनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक के क्लासिफिकेशन के बारे में जो है अब हम लोग इस टॉपिक्स में चर्चा करेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो प्लांट टिश्यू को ध्यान देना, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारा है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। तो एक हमारा है अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोजोत्तकी जिसको बोलते हैं, जिसमें बार बार क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, जो बार बार विभाजित होता रहता है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं, लिविंग टिश्यूज कम होती हैं। प्लांट टिश्यूज की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लो होती है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, अभी हमने चर्चा किया। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारा है परमानेंट टिश्यू। फिर बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देना, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये हमें तीन पार्ट बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरिस्टेमेटिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, फिर इसके पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, मेरिस्टेमेटिक और है ना परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनके कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन वी से अबाउट।
नेचर के अकॉर्डिंग यदि बात करना चाहे तो जैसे जैसे प्लांट का लेंथ, जैसे जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, वैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। याद रखना, एज लाइक द इंक्रीज ऑफ द प्लांट लेंथ, जैसे जैसे प्लांट की लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, प्लांट की ग्रीथ बनेगी, ध्यान देना, वैसे वैसे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। यानी वी से अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज continuously divided as the growth of at the growth the length of plant। तो जैसे प्लांट की लेंथ ग्रोथ होती है, ग्रो होती है, बढ़ती है, वैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं भाई, तो डिवाइडेड होते रहते हैं। Am I clear about that point? We say about the meristematic tissues are continuously divided as the growth of the length of the plant। जैसे पौधे की लंबाई की वृद्धि होती रहती है, वैसे कंटिन्यूसली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं भाई, और डिवाइड होते रहते हैं, वो विभाजित होते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे, भाई मैंने क्लियर पॉइंट बता दिया कि जैसे जैसे प्लांट का लेंथ इंक्रीज होगा, प्लांट की साइज बढ़ेगी, उसकी कैम्बियम इंक्रीज होगी, मोटापा बढ़ेगी, ध्यान देना, वैसे वैसे कंटिन्यूसली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो क्या होंगे भाई, तो वो डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी बना है सेल से ही बना है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उस सेल का शेप कैसा होता है, क्या वो सिमिलर होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो याद रखना कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स, और दैट्स द एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट वी से अबाउट द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are similar in structures। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जो ऊतक होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो स्ट्रक्चर में क्या होती है भाई, सिमिलर होती है।